नमस्ते निखिल जी। नमस्ते सेठी सर। वेलकम टू नमस्ते बोथ ऑफ यू ऑन नमस्ते। आईबीटीवी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार निखिल जी। नमस्ते सर, नमस्ते जी जी जी। तो सर बाजार ऊपर रहे आज। पहले हमने मार्केट को थोड़ा सा रेंज बाउंड देखा, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ ट्रेड डील ऑप्टिमिज्म। वॉलेटिलिटी थोड़ी नीचे जाती हुई नजर आई। सेंसेक्स क्लोज्ड एट 270 पॉइंट्स अप एट 83,712 और निफ्टी 61 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ एट 25,522। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा एंड टाइटन कंपनी। Top 5 gainers for today: Kotak Mahindra, Eternal, Asian Paints, NTPC, and Grasim. Top 5 losers for today: Titan Company, Dr. Reddy's Lab, Cipla, Bajaj Auto, and Trend. आज जो है रात को 10 बजे तक इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील जो है इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड। इसके कारण लेटर हाफ ऑफ द डे हमने बाजार को ऊपर देखा। कहा जा रहा है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, लेदर प्रोडक्ट्स है, इनमें वील सी रिडक्शन इन टैरिफ। वेर इज एग्रो और फार्म प्रोडक्ट्स जो है, इसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो निखिल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टैरिफ के बारे में? हम देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, या इवन बिफोर ही वाज कंफर्म्ड एज द प्रेसिडेंट, टैरिफ के बारे में हम देख रहे हैं फ्रॉम दिसंबर, आई थिंक फ्रॉम नवंबर और दिसंबर। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट? द वे, जिस तरह से दो देशों के बीच में या मल्टीपल देशों के बीच में जब युद्ध होता था एक जमाने में, तो युद्ध होता था एक ही तरह से, यानी रणभूमि पे। यू यूज्ड टू गो ऑन द वॉर फील्ड एंड फाइट अ वॉर विथ ईच अदर। यस। Things have changed. Now the war is being fought on a different turf. The war is being fought on an economic front. इससे क्या होता है कि आर्थिक रूप से आप किसी को निर्बल कर देना चाहते हो, आर्थिक रूप से आप किसी को मैं आई वुड नॉट यूज अ हार्श टर्म लाइक ब्लैकमेल, लेकिन आप आर्थिक रूप से किसी को आप प्रेशर डाल के आप अपना जो काम है वो निकलवाना चाहते हो, न कि आप उसके ऊपर वार करके या हमला करके। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में एक कोर्शन है, दोनों में एक तरीका है जो जो शायद गलत है, क्योंकि यू आर यूजिंग योर माइट, एंड व्हेन यू से माइट इज राइट, कि भाई मैं, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं जो बोलूँगा आपको करना ज़रूरी है। ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत आती है कि आपके देश में गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद सर्टेन मिनरल्स, rare earth minerals, which are natural resources. It's not that you created them, God has gifted that to you. And it is actually, according to me, the wealth of the world cannot belong to a country. लेकिन क्योंकि ये आपके देश में है, तो आप उसको एक हथियार की तरह से इसका इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे चाइना चाइना अगर बोलती है कि मैं मैग्नेट बेचना बंद कर दूंगा इंडिया को, क्योंकि magnets are required almost in everything that you like, computers, vehicles. Magnets are a key element, and that comes from the earth. Now if you put that pressure, because there's the India Pakistan war, and China supports Pakistan, and now while China may not support Pakistan on the war field, it may say that, okay, from tomorrow I'm going to stop exporting magnets to India. Now that becomes a sort of a act of war. So ये जो एक जो हथियार मिला है, जब अब आपने डोनाल्ड ट्रंप सर के बारे में बात की, पोटस के बारे में, तो वो अपना एक हथियार है टैरिफ। वो बोलते अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं आपके ऊपर 10% टैरिफ लगा दूंगा, या 25% टैरिफ लगा दूंगा, या 50% टैरिफ लगा दूंगा। और अगर आप ब्रिक्स में जाते हो, और ब्रिक्स ब्रिक्स का अलायंस, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो अलायंस है, उसको ब्रिक्स कहते हैं, BRICS। ये 5 देश अगर एक साथ में मिलते हैं, और अगर एंटी अमेरिकन कोई पॉलिसी लेते हैं, तो मैं सबके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो भी एक तरफ का एक हमला होता है, एक तरफ का युद्ध होता है। तो ये जो मैं इसको आर्थिक टेररिज्म कहता हूँ, ये आर्थिक आतंकवादी है, कि आर्थिक रूप से आप किसी के घर में घुस के उसको तकलीफ देते हो। मुझे लगता है बहुत ही ये एक एक सॉर्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल इशू बन चुका है, और ये अभी एक नॉर्म हो चुका है। पहले पहले एक जमाने में इट यूज्ड टू बी यूज वेरी सिलेक्टिवली। अब ये अभी ऑलमोस्ट रोजाना आप सुनते हो कि एक इस देश ने कहा कि मैं इसको ये नहीं दूंगा, उस देश ने कहा कि मैं उसको ये नहीं दूंगा। एक देश कहेगा कि आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, रशिया बोलेगी आप उससे कुछ करोगे तो मैं आपको ये कर दूंगा। तो ये जो एक एक प्रथा बन गई है, कि आप ये आर्थिक रूप से किसी के ऊपर प्रेशर डाल के आपका काम निकलवाएं, ये एक बड़ा ही एक मुद्दा बन चुका है मेरे ख्याल से राजनीति में। और
हमारे मैं तो कहता हूँ हमारी सरकार के ने जो रवैया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया है सारे देशों के। और अभी जो आप इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील के बारे में आपने जिक्र किया ओपनिंग रिमार्क्स में, अगर ये होता है तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर इंडियाज डिप्लोमेसी कि आप एक ऐसे देश के साथ एक अगर ट्रेड पैक कर सकते हैं जो इतना, I don't want to call them a bully, but who हम्म। put that much pressure on you to get their work done. If you're able to get a trade pact which is a win-win, that but it remains to be seen because I am still a little skeptical on how much you can get out of a very dominant America under a very pushy president. I think I don't know what sort of a deal will come out. We will have to wait and watch. It's going to be a bit dicey according to me. Let's see what emerges from there. हम्म। But more importantly, I think how do you mitigate this? I think if you want to come in with some comments before I start on the mitigation part and हम्म। how we can avoid the threat of economic terrorism via minerals weaponization, as the Prime Minister called it हम्म। during the BRICS meeting, यस। or the tariff threats that are put on our heads by different countries, whether it is mainly America, but in the European Union or China or various other large trading partners. How do you then uh, create a strategy where हम्म। the impact on you इतना जितना जितना ज्यादा नहीं है जितना कि नॉर्मल सेक्टर में होता। तो सेठी साहब, कमेंट्स फ्रॉम यू सर। सर पहले इंडिया पर जो इन्वेजन हुआ वो यहाँ के मसालों के लिए हुआ था। भारत के मसाले इतने मशहूर थे। जी। अब कभी देखें तो किस देश में क्या चीज़ मिलती है वो बाहर वाले को ज़्यादा मालूम रहता है। जी बिल्कुल। आपने ये जो सारे बातें बताई हैं पहले दबी 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 जुबान में कही जाती थी। अब क्योंकि टैक्स लगे हैं तो पूरे और फोकस आ गया उनका कि तुम्हारे पास ये है तो हमारे पास ये है। जी। जैसे वो फिल्म का डायलॉग याद आता है ना, तुम्हारे पास कोठी है बिल्डिंग है तो मेरे पास माँ है। बात तो बिल्कुल सही बताई आप, बिल्कुल सही बोली आप। वो डायलॉग कंटेक्स्ट में बराबर ठीक बैठता है। जी। जी। अभी ये है कि आपने बिल्कुल कहा बना इसको टेररिज्म कहेंगे तो जरा ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। हम्म। तो टेररिज्म एक कैटेगरी के लिए रखा हुआ है हमने अलग से। देखिए फिर टेररिस्ट आतंकवाद। इकोनॉमिस्ट, फिर देखिए लोग हेडिंग लिखे डेजिग्नेशन टेररिस्ट इकोनॉमिस्ट। ऐसा डेजिग्नेशन का आपको विजिटिंग कार्ड आएगा तो आप मिलेंगे, उस आदमी को मिलना चाहेंगे। देखिए अगर अगर आप पे हमला होता है तो आप क्या बोलते हो? आतंकवाद बोलते हो ना। नहीं, हमले मैं को क्या बात सही बोलते समझ रहा हूँ क्योंकि अभी लोगों को उसका पर्यायवाची नहीं मिल रहा है शब्द हो? को दूसरा। कोई जी शब्द नहीं, जो काम वो कर रहे हैं उसके हिसाब से टेररिस्ट ही है। जी 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 जी। तो अभी सीधा और सीधा लोगों को समझाना है जी जी। तो सर आपने कल। और मैंने इतना जो सामग्री देखी नेट पे ढूंढा, जानकारी निकाली, ये फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज हो रहे हैं तो जी बिल्कुल। इट्स और इजी ये टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कम्युनिकेट। yes, and actually, honestly, whilst the terrorist word might appear to be a little bit of exaggeration, at the same time to convey that this form of coercion, because at the end of the day, it is nothing but you are making me do something I don't want to do by telling me that I will not give you life support. मैं आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद कर दूंगा अगर आप ये नहीं करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे ना। तो ये मैं तो इसको आतंकवाद कहूंगा कि ये इकोनॉमिक आतंकवादी है। टेररिज्म, ये इकोनॉमिक टेररिज्म। एक इकोनॉमिक टेररिज्म है। तो ये जो और अब कभी कभी आप इसको यूज करते हो क्योंकि आपको कुछ एक एक पॉइंट गेन करना है, तो क्या होता है कि एक चल जाता है। लेकिन अगर रोजमर्रा आप रोज सुबह उठते हो और पेपर में पढ़ते हो, ये देश ने बोला कि हम ये कर दूंगा, दूसरे देश ने बोला मैं वो कर दूंगा, थर्ड वाले देश ने बोला मैं वो, अब तो ये एक प्रथा बन गई है। और जब ये प्रथा बन जाती है तब ये प्रॉब्लम होता है। आपने कभी 100 साल में एक बार यूज किया क्योंकि एक मेजर इशू है, सही में कोई मुद्दा है, और आपने उसको उसको यूज किया। लेकिन ये आप कहोगे कि आप 5 लोग मिलते हो, आप 5 लोग मत मिलिए, आप 5 लोग मिलेंगे तो मैं आपको टैरिफ लगा दूंगा, ये कोई बात हुई? अरे मैं पाँच में मैं हम 5 मिलना चाहते हैं, हम दोस्ती करना चाहते हैं एक दूसरे से, उसमें आपको क्या लेना देना है? आप बोलते हो नहीं नहीं आप 5 लोग मिलोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं मुझे लगता है कि ये जो एक शुरू, अगर आप रशिया से ऑयल खरीदोगे तो मैं 5000% या 500% टैरिफ लगा दूंगा कि मुझे रशिया को, मुझे मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, मेरी दुश्मनी रशिया से है। मैं रशिया को मारना चाहता हूँ लेकिन उसको मारने के लिए मैं पहले आपको मारूंगा। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना।
इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं मुझे लगता है कि जो आतंकवाद जो शब्द है इसके ऊपर बहुत ही अप्रोप्रिएट लागू होता है, क्योंकि ये एक हथियार बन चुका है। और ये हथियार बार बार यूज किया जाता है, न कि एक बार। आप चाकू से अगर सिर्फ सब्जी काटते हो तो ठीक है, लेकिन और साल साल 10,000 साल में एक बार उसको यूज किया किसी को नाइफ करने की तो भी ठीक है। अब रोज उसी चाकू से आदमी लोग को मारेंगे तो थोड़ी ना चाकू, इट डजंट रिमेन अ नाइफ, इट बिकम्स अ किलर, किलर वेपन। So I think that is the problem now that we are facing today geopolitically, where countries have started using this threat, economic threat, so frequently that it has become a weapon of mass destruction. And that is not good. जो आपने वेपन कहा, तो एक कहावत है हिंदी में कि कुएं में से बाल्टी पानी से निकलता है तो जो रस्सी होती है, वो रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, पत्थर को काट देती है। जी। बार बार यूज हो गए, बाल्टी निकालते हैं, पानी डालते हैं। जी। तो ये टेररिज्म वाली जो बात कही आपने, जी। इसमें क्या वायलेंस नहीं है खाली, फिजिकल वायलेंस है फिर। Yeah, it's mental violence. It is हाँ, financial मेंटल वायलेंस कह violence. सकते हैं। It's financial violence, because at the end of the day, if my progress is stopped, if you stop sending me things which make me progress, because I need lithium to make electric vehicles, I need lithium for medicines, I need nuclear, I need uranium for my nuclear plants for energy. If you stop that, what is it? It is a certain form of economic violence. So I think it stops the development of a certain people, it stops the development of a certain geographical region. तो जब आप इस तरह से किसी चीज को आप हानिकारक चीज करते हो, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो एक तरह का एक वायलेंस ही हो गया। और इट्स सॉर्ट ऑफ, इट विल नॉट बी फिजिकल वायलेंस, बट इट डज हर्ट अ होल सेक्शन ऑफ पीपल एंड इट स्टॉप्स द ग्रोथ। सो आई थिंक दैट इज दैट, एंड थिंग्स लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, थिंग्स दैट थिंग्स दैट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अभी आप गाजा में देखिए, जो जो अभी वॉर हो रहा है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ पे आप एड नहीं पहुंचा सकते हो क्योंकि बॉम्बिंग चल रही है, दैट इज क्रेजी, राइट? So this is something similar. You have to send some materials, some minerals, allow exports, but you stop doing that because you have a certain grudge or you have a certain enmity against somebody. That's as bad as war, and that's as bad as that's terrorism. Preeti, you were saying something. जी सर, Preeti, आप कुछ मैं कह रही थी कि ये जो टैरिफ हो रहा है, टैरिफ की डिस्कशंस हो रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस इकोनॉमिक सो कॉल्ड वॉर You दैट know, सी? if you look at why this happens, and I'll just give some few statistics. What are rare earth minerals? Why is this happening? It is because when I started this by saying that God has blessed certain countries with certain mineral deposits. So China, for example, is 38% of the world's global rare earth mineral deposit. When you say rare earth minerals, you mean lithium, graphite, cobalt, things that are used in electric vehicles and in chemical formulations. तो 38% दुनिया की जो मिनरल की डिपॉजिट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स की डिपॉजिट्स है, वो चाइना में है। तो अभी क्या, और चाइना प्रोडक्शन में बहुत आगे है। वो उसको उसको माइनिंग करती है, उसको निकालती है और दुनिया को बेचती है। और 65% ऑफ द वर्ल्ड नीड्स आर मेट बाय चाइना। दैट मीन द एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, 65% बिलोंग टू चाइना and come out of China. And the next one is surprisingly Thailand. 28% comes from Thailand. So what happens is that there is one dominant player. और जब एक dominant player होता है तब ये होता है। So obviously when you identify the solution, the problem, the solution emerges from there. Why should there be one dominant supplier? Why can't we have different supply chains or different sources from where we can get the same material? So then you start looking कि कहाँ पे है। तो अगर आप मैप करोगे मिनरल डिपॉजिट्स को, तो 18% ब्राजील में है, साउथ अमेरिका में। जहाँ पे अभी अब ब्रिक्स में जो चल रही है अभी मीटिंग, और हमारे हमारे प्रधानमंत्री अर्जेंटीना और एक देश में अभी साउथ अमेरिका में होके आए हैं। तो ये जो जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स है, हमारा आज के साउथ अमेरिका के साथ कुछ भी नहीं है। 1% होगा, 1.5% होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो गलत है ना। जब साउथ साउथ अमेरिका में इतने मिनरल डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, जब जब हम उनके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, then why do we have such a big prominence of 18% of our exports go to USA? 18%, 1 8, 8% of our exports go to the UAE, Dubai. So the whole point is why, as a policy, इसका solution ये है कि आप एक देश पे ना निर्भर होके
अलग अलग देशों के साथ एक ट्रेड पैक्ट करिए, 10 15 20 जहां भी ये ट्रेड हो सकता है, उनसे आप अपना संबंध बढ़ाइए, उनके साथ आप फ्री ट्रेड एसोसिएशन अग्रीमेंट करिए। तो जो आपकी जो है, आपका जो एक डिपेंडेंस है, आपका जो एक निर्भरता है कि मेरा, अगर मैं यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं कर पाया 18%, तो मेरे एक्सपोर्ट का क्या होगा, मेरे मेरा मेरा ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा, मेरा इंपोर्ट तो करना ही है तेल, अब यूएस का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा टैरिफ बढ़ने से। तो ये जो चिंता है वो कम हो जाएगी, चली नहीं जाएगी। यू कैन नेवर never make it nil. That risk of the tariff, the risk of the minerals can never go away. That elephant in the room will remain. But Yes. you can reduce that risk, you can mitigate that risk by having multiple trade agreements. I think that is what our prime minister is doing very nicely. He is going Yes. everywhere, meeting those countries with whom we don't have a great trade relationship at this point of time. And Hmm. so if you have the South America approach, if you have the BRICS approach, if you have the European Union approach, if you have the look east approach with India is doing now, India has a look east approach, which means that you go to Philippines, you go to South Korea, you go to Taiwan, you go to the eastern side of the world, and don't just go to the western side of the world. So if you have a look east approach, if you have an approach which says that bring all these countries together, so the multiple relationships, the go away from the G8. ये Hmm. G8 से कुछ नहीं होता है, वो 8 को आप भूल जाइए। आप बाकी के जो 172 कंट्रीज है, उनसे 180 कंट्रीज शुड बी, आई थिंक, अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यू गो टू द 172 countries which are there Hmm. and trade with them, and don't consider anybody small. All of them have something or the other. Most of the countries have mineral deposits, have Hmm. have blessed. Tie up with them. We are technology people, right? India has the best technology in the world, the best engineers in the world. Take, give them that knowledge, give them that skill, tell them we can come to you, forge partnerships, and reduce your dependence on the big two, who? US and China. Today, US is big for us from an export perspective. China is big for us from the import perspective. Today, we have two major dependencies. We have to reduce that dependency. We can never ignore them. We can never say चाइना से मैं कुछ नहीं लूंगा, होना ही नहीं है। Hmm. लेकिन अगर मैं उसको कम करता हूँ, अगर मेरी डिपेंडेंसी कम करता हूँ, तो एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट आई बिकम इंडिपेंडेंट। एंड द अदर थिंग इज ऑफ कोर्स कि आप इनवर्ड लुकिंग करिए, हमारे देश में क्या है, उसको आप एक्सप्लॉइट करिए, कि हमारे देश में जो मिनरल्स है उसमें आप पैसा डालिए, माइनिंग में पैसा डालिए, रिसर्च में डालिए पैसा। हमारा R&D का कॉस्ट इज एबिसमिली लो। our corporate spend 2% of the turnover Hmm. on R&D. China spends 7%. And China's economy is 20 times of ours, 10 times bigger than ours. I think we are 3.5 trillion. They are about 30 trillion. So they're such a large economy, spending 7% of its Hmm. GDP on R&D. We spending 2%. We are nowhere. We must spend more on R&D. We must come up with newer and newer applications, new minerals, new formulas to do things. Then and only then can we become more and more independent. So I think two, three approaches, multiple relationship management with countries, enter into trade pacts with the European Union, South America, go to the Antarctica, go to the Arctic. These are all very rich in minerals. Uh, go to European Union countries, go to look east and go to all the countries that are there, and reduce the dependence on two of your largest trading partners, so that you don't have to then give in to certain threats which otherwise Hmm. you would have to. निखिल जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, अतिथि जी। देवो भव। हम्म। जो अतिथि है, जो बाहर के देश का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे लिए देव के समान है। जी। हम यहाँ का बढ़िया अल्फांसो है, बढ़िया जो चीज़ है वो देते हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए। ये एक्सपोर्ट का माल है, ये कह के सारा माल बेचते हैं इधर। घटिया माल इधर बेचते हैं, लेकिन उसको एक्सपोर्ट वाला बोल के बोलते हैं कि इस बार नहीं गया इधर और सबसे बड़ी जो ह्यूमन पावर है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे ज्यादा पैसा ह्यूमन पावर से आता है, जो मैन पावर हम जी। सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में। जी। जी। केरला और पंजाब तो सब जगह छाया हुआ है, जी। विश्व में जी कहीं भी आप बिल्कुल। चले जाएं। जी। तो हम किस चीज में पीछे हैं अभी? हमने कभी भेदभाव नहीं रखा है। जी। जी। हम्म। जिस नीति की आप बात कर रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे उसको, और प्राइम मिनिस्टर खुद दौरा करने गए हैं पहले से ही, जी। हम्म। जी। 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 ताकि दैट इज द बाद में कोई पर्पस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हिज नहीं हो। विजिट। यस। Yes. And so, sir, it is important that we understand the significance of this event, because sometimes मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, ये प्रोग्राम राजनीति का नहीं है, लेकिन जब ये होता है और जो विपक्ष जो है वो मजाक उड़ाती है ये सब चीज़ों का, तो ये तो मेडल लेने गए हैं, या इनको तो कोई कोई वो लीडर बनना है, और इनको तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर, ये आप मुद्दा देखिए, मुद्दा ये है
कि आपको आज दो बड़े देशों से आपकी डिपेंडेंस कम करनी है। तो हम्म। इसी से होगा। आपको बाकी की जो 100 देश है देश, उनके साथ जाके बड़ा भाई बन के उनके साथ बैठ के उनसे ट्रेड करना है, तभी और तभी हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं बहुत ही सुपर्ब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये मिनी ट्रेड पैक्ट देखना चाहूंगा आज, अगर आता है अच्छा हो गया तो। पीयूष गोयल जी obviously has been working day and night on this, and I believe Mr. Jaishankar also has played a big role in whatever is happening, has been happening with the US trade pact. Let's see how that is moving and what comes out of that. But I think it's going to be critical from understanding how much of pressure we have been put under, and how much of pressure we are giving into. Are we saying, okay, boss, आपने बोला इसलिए मैं करता हूँ, भले मेरे लिए हानिकारक है, क्या हम ये कर रहे हैं? या हम कह रहे हैं नहीं, ये मेरे लिए हानिकारक है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरे देश के हित में है, और इसके आगे मैं आपसे, आपको भी जो भी करना है करिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ये जो है ये निकलेगा इस पैक्ट से कि हम कितना नेगोशिएट कर पाए हैं, और जो अमेरिका है वो कितना कितना स्टबर्न है और कितना इनफ्लेक्सिबल है, वो इसमें से निकलेगा। निखिल जी, यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा। हमारे पुराने जो राजा महाराजा होते थे, जी वो जिस देश से खतरा होता था उसके राजा के साथ अपनी लड़की की कोई रिश्तेदार की शादी करा देते थे। जी। तो वो एक तरीका मुझे लगता है वापस चालू होगा। तो भाई यहाँ किसकी शादी कहाँ कराएं, किससे कराएंगे? मेजर इशू है, समझना पड़ेगा। Yeah, we have a very good bachelor in Rahul Gandhi, but I don't know whether you want to do यूथ लीडर। that. I'm a youth leader at the age of 50. Yeah. So what I think is that, Sethi sir, you have a point that if you strengthen your relationship at a non-political level, and at a personal level, where probably some people from, and the cultural exchange, and a lot of our people are there, and some of the people are here. अगर ये एक आप सांस्कृतिक रूप से अगर एक पार्टनरशिप करते हो, तो उसका जो असर आर्थिक और राजनीति पे आता है, सेगमेंट पे आता है, वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। आपने देखा अभी शायद पढ़ा होगा, थाईलैंड में और कैम्बोडिया के बीच, जो पीएम है थाईलैंड की और कैम्बोडिया की, उनके बीच में अंकल अंकल करके बात हुई थी, क्योंकि वो रिलेटेड थे। और बड़ा ही एक पॉलिटिकल कबाड़ा खड़ा हो गया था कि ये कैसे हुआ। लेकिन इससे एक सीख मिलती है अपने को कि अगर दो लीडर्स एक दूसरे को जानते हैं, कहीं रिलेशनशिप होता है, तो उससे सोल्यूशन भी निकल सकता है, बातें भी हो सकती है। जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बीवी इंडियन है, नारायण मूर्ति उनके फादर इन लॉ है। दोज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वाइज दे मे नॉट डिक्टेट पॉलिसी, दे हेल्प to create a communication channel, which I think is so critical. Sometimes just because of lack of communication, you are able to reach to a negotiation table. But हम्म। if there is communication, a lot of things can be done, and you can reach certain policy agreements which otherwise would not have been possible. But because the communication channel has opened up, क्योंकि एक सहानुभूति होती है, एक 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 तरह का एक ये होता है कि नहीं यार, अच्छे लोग हैं, कुछ करना चाहिए। जब ये अप्रोच होता है किसी दो पार्टियों के बीच में, तो कुछ निकलता है सोल्यूशन। लेकिन अगर एक खुन्नस में जाते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही बेकार है, ऐसे ही लोग ठीक नहीं है, ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं होता है। तो ये जो अप्रोच है वो शायद इस रिलेशनशिप से भी आता है। सेठी साहब, आई 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 एक्सेप्ट योर पॉइंट दैट जो राजा महाराजा पहले थे, वो एक लड़की, एक राजा की लड़की, एक देश की, एक राज्य की लड़की को शादी कराते थे दूसरे राज्य में। और कॉर्पोरेट्स में भी होता है कि अंबानी की शादी हम्म। पिरामल में हुई, और टाटा की शादी बिरला में, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, सलगांव करके में हुई। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आल्सो कम टुगेदर थ्रू दीस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, व्हाई नॉट विद पॉलिटिकल कंट्रीज, व्हाई नॉट? बट होपफुली वी डोंट नो eligible bachelors and eligible spinsters out there, whether they can come together and we can have that sort of but Shetty sir, अभी great अमेरिका idea. के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने इंडियन से शादी की है। वो भी बिल्कुल। आए थे भारत वैंस, के दौरे पर। जेडी वैंस, यस यस यस, दे तो had come मोदी जी here. ने स्वागत किया उनका। जी जी जी। उनके बच्चे का उठाया। So these are good cultural exchanges which help to create a certain communication, I think, a rapport, which हम्म। leads to a better mood on the negotiating table. I agree. सर, माय लास्ट क्वेश्चन। आज जो है 10 बजे के आसपास वील गेट टू नो अबाउट द मिनी ट्रेड डील, सो एनी Right. एक्सपेक्टेशंस?
तो आई थिंक देयर विल बी सर्टन एक तो हमें मानना पड़ेगा कि भारत का जो एक टैरिफ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है. वी हैव हम्म, टू हाई ड्यूटीज ऑन सम imports and we have taxed certain imports on a much higher scale than would be normal because we have some protectionist reasons कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना है. तो वहाँ पे हम कुछ कंसेशंस करेंगे जरूर. और मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हमने पहले से गलती की है बहुत हाई टैरिफ्स रख के. नाउ इफ यू आर प्रोटेक्शनिस्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर कंट्री टू नॉट बी प्रोटेक्शनिस्ट. तो आइदर इट कैन बी अ वन वे स्ट्रीट. हम ये नहीं कह सकते कि आप टैरिफ मत लगाइए लेकिन मैं टैरिफ लगाऊंगा. तो ये एक लेन देन का सवाल है. अगर मैंने फॉर एग्जांपल हार्ली डेविडसन है जो एक बड़ा एक मुद्दा है कि बाइक हार्ली डेविडसन है उसके ऊपर 125% मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 125% इम्पोर्ट ड्यूटी है. और हम्म, अमेरिका बोले कि अरे स्कूटर बाइक मेरे यहाँ बनती है आप 125% लगा रहे हो उसको आप कम करके 50% कर दो या 25% कर दो. तो मैं यहाँ पे कम करके दूंगा. तो ये जो चीज़ है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने में मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है. लेकिन जहाँ तक फार्मिंग सेक्टर और जहाँ पे मेरे ख्याल से टॉक्स अटके हुए भी है यू कैन नॉट बिकॉज वी आर नॉट इक्वल कंट्रीज. US cannot expect everything to be equal between US and India at every stage. There are certain critical sectors where we will take the stand that no, sir, sorry, we are not able to make concessions. This is हम्म, this is a very sensitive sector for us. We will protect that sector because if anything happens to this sector, my country is going to be in bad shape. So I think certain exceptions where US will have to be understanding and say that your agricultural economy is strong, my agricultural economy is not strong. So therefore, you cannot expect a give and take of equal nature. There'll हम्म, have to be some concessions that US will have to give to allow India to do what it wants to do, recognizing the local demographic issues. And if that US brings that understanding to the table, I think we'll not have a problem. But if they're going to be insistent, like how it appears that President Trump is, yeah, हम्म, I will not do this unless you do this, is going to be a problem. So hopefully at the secretary level, at the minister level, they'll try and sort these things out and come up with a win-win situation where India does not suffer or Indians do not suffer because of some huge imports coming in from the US, which affects the local production and the local farmers. And our economy is protected. We get our stuff done. US get what it wants, and it's got to be a win-win situation. यस। सेठी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इतिहास में एक ऐसा कोई राजा था जिसने बोला था कि हम राजधानी तुगलकाबाद लेके जाएंगे, हैदराबाद लेके जाएंगे। उधर जाके सब फेलियर हुआ या जो भी किया। तो ऐसा ही कुछ अब आज आज के जो राजा महाराजा हैं वो भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। तो उसका विरोध हो रहा है जो सही जनमत है। मुझे लगता है ऐसे कहावतों के बहाने हम बात को सीधी कह देते हैं, तो जल्दी समझ में आती है। बिल्कुल. निखिल जी हंस रहे हैं, बिल्कुल. मुस्कुरा रहे हैं। Yeah. उनको लगा ये तीर निशाने पे लगा है। Yes, you're right, and I think history also repeats itself. So जो ये हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, कुछ नया नहीं है. और शायद हम इतिहास से सीखेंगे और शायद एक अच्छा निर्णय निकलेगा, एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा जो हम नेगोशिएशंस हमारे सारी दुनिया में चल रही हैं अलग अलग देशों से. और होपफुली वी विल अराइव एट अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन, बिकम अ एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो. यस। निखिल जी यहाँ मैं बोलूंगा, जब हम किसी के घर जाते हैं तो अपने क्षेत्र की बढ़िया चीज लेके जाते हैं उधर। आगरा जी. वाला आएगा तो पिठा लेके आएगा, दूसरा कहेगी संतरे की बर्फी लाएगा, जी जी जी. कोई हैदराबाद का केक लाएगा। तो हम्म. सब क्या है, ये तो हमारे पूरे संस्कृति में बसा हुआ है। जी बिल्कुल. And as I said, let's hope this culture spreads to the world because that's how it's going to work. That's the only way to work. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड लेट्स सी कि आज रात को 10 बजे क्या खबर आती है. वी कैन जस्ट वेट Absolutely. एंड वॉच. थैंक यू सो मच निखिल सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सेठी सर. My pleasure completely. Thank you and see you again soon. सी यू. Thank you. थैंक यू जी। आई विल प्ले नमस्कार। द कॉर्पोरेट न्यूज. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक घटनाक्रम। जापान ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कई देश नई समय सीमा से निपटने को हुए सक्रिय। ट्रंप की टैरिफ चिट्ठियों ने उत्सुकता तो जगाई, लेकिन कोई नई घोषणा स्पष्ट नहीं। डॉलर मजबूत होने के बावजूद
ट्रंप के शुल्क मांगों से सोने की कीमतें स्थिर बनी। सॉफ्टबैंक समर्थित ओला आईपीओ की सफलता के एक वर्ष बाद संकट मोड में। विदेशी मुद्रा में भारत की पहली लिस्टिंग की तैयारी। इंडियन गिफ्ट सिटी एक्सचेंज का नया अध्याय। जेन स्ट्रीट ने भारत में अपने ट्रेडिंग कार्यकलापों का किया बचाव। नियामक पर उठाए सवाल। निवेश प्रबंधक अब भारतीय बैंकों और उपभोक्ता क्षेत्र में कर रहे हैं दाव। ब्याज दरों के बाद अनुमान में बदलाव। कॉरपोरेट अधिग्रहण, निवेश और परियोजनाएं। मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड ने अमेरिका में जेनेसिस ब्रांड सिंक नामक एक 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्राप्त की। रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक प्रमुख जेंको से राख निपटान तथा फ्लाई ऐश सिस्टम संचालन व रखरखाव का ऑर्डर प्राप्त। योगी लिमिटेड को कंपेनियन विनिमय ट्रेडिंग प्राप्त। ली से उपकरण आपूर्ति व वितरण के आदेश मिले। नेक्टल लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने एपीआई और फॉर्मुलेशन कारोबार को 1270 करोड़ रुपए में सेफ लाइफ साइंसेज को किया रणनीतिक विक्रय। अदानी पावर लिमिटेड ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड विप्लव के अधिग्रहण और समाधान योजना को पूर्ण किया। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने कुंडली में नया गोदाम चालू करने की घोषणा की। सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार, थैंक यू।